हेलो एवरीवन। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और सिंधु सखा संगम की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी जो 70 सालों से अपने 14 स्कूलों के माध्यम से घर घर में पढ़ाई पहुंचा रही है, और सिंधु सखा संगम जो 2007 से सिंधी भाषा के बढ़ावे के लिए अपने प्रोग्राम्स के जरिए कार्य करती आ रही है। और अब वक्त हुआ है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं आपके सामने। मैं हूं जूली तेजवानी। मैं सिंधी थिएटर से 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज अ टेक्नीशियन, एज एन डबिंग, एज एन आर्टिस्ट और एज अ डायरेक्टर। और अगर प्रोफेशनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक एडिटर हूँ, साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, और मैं डबिंग डायरेक्टर हूँ, और मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का सेशन ही है डबिंग पर, वॉइसिंग पर, है ना? तो देखा आपने, ये वॉइसिंग का कमाल था। और चूंकि आज डबिंग पर ही सेशन है, तो मैं कुछ डबिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आज डबिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ऊंचे मकाम पर है। जैसे कि आज डब की हुई फिल्में आज डब की हुई फिल्में ओरिजिनल हिंदी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस कर रही हैं दोस्तों। तो इसी सेशन में, हमारे वॉइसिंग सेशन में, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वॉइसिंग एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक नामी गिरामी वॉइसिंग आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है संकेत मात्रे। संकेत के बारे में मैं क्या कहूँ, वो मेरे खुद दोस्त हैं और वो बहुत ही फेमस डबिंग आर्टिस्ट हैं। करीब करीब 150 से ज्यादा, हाँ, 150 से ज्यादा साउथ की फिल्मों में लीड साउथ के एक्टरों को वो आवाज दे चुके हैं। और डेडपुल, जी हाँ, डेडपुल आपने अगर फिल्म देखी होगी, उसके लीड एक्टर को भी उन्होंने आवाज दी है। बहुत सारे टीवीसी शोज में उनकी आवाज आप सुन सकते हैं, रेडियो पर आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। अगर आपको इन चीजों पर एतबार नहीं है तो मैं उनकी लाइव डबिंग करते हुए एवी ऑडियो विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। संकेत मात्रे की डबिंग एवी प्लीज। Hey, yeah, I wanna shoot, baby. यार पीछे पकड़ा हूँ, जरा हट जा। अब सांस में सांस आई। दोपिंदर, पूल डेड। सेंटा क्लॉज जैसा लाल सूट पहन के क्यों घूम रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है दोपिंदर, और मैं कुछ चूतियों को चूसने जा रहा हूँ। आप शायद सोच रहे हैं कि ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर सूट पहने उस बंदे ने दूसरे बंदे का कबाब बना दिया। सरप्राइज, ये सुपर हीरो कहानी थोड़ी हटके है, और इसे बताने के लिए मुझे पीछे जाना होगा, जब मैं ऐसे अजीबोगरीब सूट नहीं पहनता था। आप शायद सोच रही हैं, मेरी बॉयफ्रेंड ने तो कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ। और देखा जाए तो ये एक मर्डर है। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। जो रात के मुंह पर रॉकेट मारता है, उसकी हमेशा छुट्टी हो जाती है। लगता है तुम्हें थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। तुम उस चीज को ऑफ क्यों नहीं कर देते ताकि हम उसके बारे में बात कर सके? लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूँ, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल कर देता है। मैं इसी मकसद से आया हूँ, इस पूरी मुंबई पर हुकूमत करने आया हूँ। मेरी कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। सिर्फ एक सुराग था, इस फटी हुई टोपी में हैरी का नाम और उसका एड्रेस। मैं ऑटो वाले से झगड़ा करके यहाँ तक आया, और यहाँ तुम मुझ पर स्टेपलर गन तान रहे हो। वो कुत्तों का डॉक्टर तुम्हारी टांग से वो गोली निकाल देगा और फिर उस पर एक पट्टी बांध देगा,
और तुम पहाड़ पर चढ़ते वक्त गिर गई ऐसी कोई कहानी सुना देना। जर्मन्स खुश हो जाएंगे, उन्हें पहाड़ चढ़ना पसंद है। अंत बहुत करीब है। पहले ये धरती हिलेगी, फिर फट जाएगी, सब कुछ उसमें समा जाएगा। आग, लावा, मैं ये बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, मगर आ! मेरी बात मानो, ये सब जो तुम देख रही हो, ये सब खत्म हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आप सबको साफ साफ बताऊं, हाँ, मैं करोड़ों मील दूर एक ग्रह पर जिंदा बच पाया क्योंकि मैंने अपनी ही पॉटी में खेती की। हाँ, ये सुनने में जितना बुरा लगता है उससे ज्यादा घिनौना है, इसीलिए इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ओ, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, हंसना जब मैं तुम्हारा मुंडी मसाला खाऊंगा, सबकी मुंडी सफा चट कर जाऊंगा। मैं फिट और एकदम चकाचक हूँ। मेरा सुझाव है कि हम डोरिस द डॉल्फिन के आवाज से टारगेट ढूंढने के हुनर का इस्तेमाल करते हुए खोए हुए मॉरिस का पता लगाएं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये आवाजें थी, इतनी सारी आवाजें थी संकेत मात्रे की। मेरे दोस्त संकेत, मैं तुम्हें कनेक्ट करना चाहूंगी। हाय संकेत, कैसे हो? हाय जूली, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिंधु सखा संगम और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का कि उन्होंने ये खूबसूरत वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है जहां मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊं और उनसे हमारी इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में बात कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे ये मौका देने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा भी सिंधु सखा संगम और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से कि तुमने खुद को कनेक्ट करने के लिए राजी किया हमारे इस वेबिनार में, लाइव वेबिनार में। थैंक यू संकेत, और हमें सच में तुम पर प्राउड है। तुम आज जिस तरह से काम कर रहे हो, सच में तुम हमारी साउंड वॉइसिंग इंडस्ट्री पर गुमान है तुम पर, और हमें तुम पर गुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। संकेत, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये एक इत्तेफाक था या कैसे? I mean, तुम्हारी जर्नी इस वॉइसिंग में कैसे स्टार्ट हुई? सच कहूं तो जूली, ये वाकई एक इत्तेफाक था। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और हमेशा से थिएटर वगैरह करता था और इंजीनियरिंग के सपने आते थे कि कोई सर्किट दे रहा है, कोई मेरे हाथ में कुछ थमा रहा है और मुझे रिपेयर करने बोल रहा है और मुझसे हो नहीं रहा है और मैं उठ जाता था नींद से। तो हमेशा से क्रिएटिवली कुछ करना था, पर ये एक बना था कि लर्न समथिंग, एजुकेट योरसेल्फ, ताकि कोई स्टेबल जॉब मिल जाए। पर बिकॉज आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, एक वक्त आया जब मैंने अपना साउंड स्टूडियो शुरू किया जिसमें बैंड्स वगैरह म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए वगैरह आते थे। और एक्चुअली हुआ ये कि वहां पर छोटी मोटी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी होती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि क्लाइंट आ गए और रिकॉर्डिंग करनी थी, पर आर्टिस्ट नहीं आया और एक तोते की आवाज थी। तो बहुत रेस्टलेस हो गए, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, करके देख लो। तो मैंने कुछ हेलो छुटकी, कहाँ जा रही हो? पानी उबाल के ही पीना, समथिंग लाइक दैट। मैंने कोशिश की, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स उन्होंने करवाए एंड दे रियली लाइक्ड इट। फिर उन्हीं के थ्रू मेरे सैंपल्स वगैरह आगे फॉरवर्ड किए गए और उसके कुछ 1 साल बाद मैंने अपना वो स्टूडियो बंद कर दिया। तब से लेकर आज 12 साल हो गए हैं वॉइसिंग कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग एवरी मिनट ऑफ इट। क्योंकि हाँ, सच में मैंने ज्यादातर देखा है, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रिकॉर्डिस्ट हुआ करती थी अल्ट्रा कंपनी में, और रिकॉर्डिस्ट नहीं, मैं डबिंग डायरेक्टर हुआ करती थी। हमारे मित्र थे रघु, तो उसके साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिए थे। तो मैं डबिंग डायरेक्टर थी और हमारी प्रसिद्ध डबिंग आर्टिस्ट मेघना एरंडे जी, वो हमारे यहाँ पर मराठी सीरीज डब करने आती थी। तो वो जैसे ही डब करके गई और सडनली मैंने उसको कॉपी किया। मैंने उसको कॉपी किया और ये आवाज मैंने सडनली निकाली कि हाय आप कैसे हो, ये ऐसे ही निकल गई। और रघु ने उस वक्त मुझे पकड़ा कि यार ये जूली पकड़ इस आवाज को पकड़ तू और ये फिर से तू बोलना शुरू कर। तो उसने मुझे उसने स्टूडियो में मुझे बिठाया और ये आवाज मुझसे फिर से निकलवाई। और फिर ऐसा हो गया कोइंसिडेंस कि वो आवाज में मैंने मराठी में एक सैंपल भेजा अप्रूवल के लिए चैनल में, और वो अप्रूव हो गया। तो मतलब मैं बीइंग अ सिंधी मैंने पहली अपनी सीरीज जो डब करी थी वो मराठी थी। करेक्ट,
वाह, तो दैट इज रियली मैंने अमेजिंग। और ये मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये टॉपिक छेड़ा, क्योंकि अल्ट्रा वो जगह थी जहां मैंने सबसे पहले अपने फिल्म डबिंग की शुरुआत की थी। और विच इज वाई आई वाज वेरी हैप्पी कि तुम आज मेरे सामने बैठी हो और तुम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हो, क्योंकि यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन इन द इंडस्ट्री। तुम वो हो जिसे मैं अपने करियर की शुरुआत से जानता हूँ। एंड जी, I've learned so many things from you as well, so I'm really glad कि तुम बैठी हो और तुम मुझसे सवाल कर रही हो। I'm very happy about अरे नहीं 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 यार, मैंने तो काफी कम ध्यान दिया डबिंग पर। मैंने की बहुत पहले शुरुआत में हाँ, की, पर फिर धीरे धीरे मैं छोड़ती गई, क्योंकि मेरा हाँ, ज्यादा लगाव सिंधी थिएटर की तरफ था। तो राइट, डबिंग को मैं काफी 1 डेढ़ साल से तो पीछे छोड़ती आ रही हूँ। शुरू में बहुत करेक्ट, किया, बट करेक्ट, मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन मेरी तो मेघना रही है, मेघना एरंडे रही है। मैं राइट, हमेशा राइट, सबसे ये कहती हूँ कि बिल्कुल, मैंने अगर डबिंग सीखी है तो मेघना से बिल्कुल, सीखी है। बिल्कुल, ओके, और अभी बीच-बीच में हमारे पास कमेंट्स आती जा रही हैं, तो राइट, एक हाँ। आपसे पूछना चाह रहा है कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन-सा है? एक मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली एनिमेशन का, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे फेवरेट रहे हैं। बट जी, आइड से कि जब तक हम डबिंग में पहुंचे, बहुत सारे क्लासिक कैरेक्टर्स ऑलरेडी डब हो चुके थे, जैसे मिकी माउस या डोनाल्ड डक की हम बात करें, या तो मेरे पहुंचते पहुंचते तो वो सारे निकल चुके थे। बट आई राइट, एंटर्ड, या मुझे मेरा सबसे बड़ा ब्रेक मिला था बेन 10 एलियन फोर्स की वजह से। हाँ, उसमें मैं विलन के ऑडिशन के लिए गया था, और हीरो की वॉइस के लिए ट्राई करने कहा गया, और फिर हीरो की वॉइस सिलेक्ट हो गई। और वो अच्छा, बेन जो है वो एक गैजेट पहनकर कुछ 10 एलियंस में कन्वर्ट होता है। और तब ये मैं बहुत लोगों से पहले कह चुका हूँ कि तब, क्योंकि करियर की शुरुआत थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और उन्होंने पूछा मुझसे कि ये बाकी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होता है तो हम क्या करें इसका, हम दूसरे लोगों को बुलाने वाले हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो सिलेक्ट हो गए वॉइसेस, और उस सीरीज में आई एंडेड अप डूइंग 11 वॉइसेस विद बेन। तो 10 एलियंस और बेन की आवाज, ऐसे 11 आवाजों को शुरुआत में ही मुझे मौका मिल गया, एंड दैट वेंट ऑन टू वॉव! बिकम अ रियली वॉव! बिग हिट। यस, पर उसमें मतलब बिकॉज इट वाज इनिशियल स्टेजेस, मैं फिनिश के साथ डब नहीं करता था, इन द सेंस बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं बहुत एफर्टलेसली डबिंग करते हैं। मैं जी, बहुत फिजिकली करने की कोशिश करता था, क्योंकि थिएटर से आया था। और तो हाँ। वो बंदा, उसके हाथ पर घड़ी होती थी, उसको ऐसे करता था, और फिर हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम, ऐसे कुछ करता था। तो मैं हमेशा मैं भी अपना हाथ यहाँ पे करने की कोशिश में ना, दिन में मतलब एक सेशन में कम से कम 3 बार वो माइक गिर जाता था, और इंजीनियर बोलते थे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो चीजें धीरे धीरे सीखने मिली कि बिल्कुल, फिजिकली बिल्कुल। हमारी जो एनर्जी है उसे वोकल में कैसे कन्वर्ट करना है, और बिना राइट, हिले एक ही राइट। जगह खड़े रहकर इमोशनल सीन्स हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, जो भी है वो बस आवाज के जरिए हाउ टू प्रोजेक्ट इट टू द ऑडियंस, वो धीरे धीरे सीखना पड़ा मुझे ऑन द जॉब। राइट, राइट। ये तो सच बात है। बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, हम बहुत करेक्ट, लाउड होते हैं फिजिकली, राइट, हमारे जेस्चर्स बहुत लाउड होते हैं। करेक्ट। और ये तुम तो सीख गए, मुझ में अभी तक है वही, क्योंकि मैंने थिएटर कंटिन्यू रखा हुआ है। तो मैं कैमरा के आगे भी आती हूँ, तो मैं बहुत हिलती डुलती हूँ, करेक्ट, और मेरी मुंडी बहुत चलती रहती है। ये मैं सबको बताती हूँ ये चीज, जो राइट, फैक्ट है। राइट, तो राइट, ओके, संकेत, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये डबिंग, ये प्रोफेशन क्या है, और इसे कैसे सीखा जाए, ये कैसे राइट, प्रोसेस में आता है, ये सारा राइट, डबिंग का जो मामला है, ये तुम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को समझाओ। करेक्ट। तो सबसे जी, पहले मैं ये एक बात साफ करना चाहूंगा कि डबिंग को बहुत लोग हॉबी के नजरिए से देखते हैं। मैं हम्म। 12 सालों से अब सिर्फ वॉइसिंग कर रहा हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एंड इट इज अ फुल टाइम करियर। इसके जी, अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके बारे में पैशनेट हैं, आपको ये पसंद है और आप इस पर मेहनत करते रहो, तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आप, इट्स सेल्फ फुलफिलिंग इन टर्म्स ऑफ, जी, आई डोंट इवन मीन सिर्फ मेंटली, बट इवन जी। फाइनेंशियली, एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस। हम्म। तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर करियर के रूप में देखना चाहिए। और ये कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं या एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उसे जितने सीरियसली लेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, उतना आप उस फील्ड में प्रोफिशिएंट होंगे। वैसे ही वॉइस राइट, ओवर्स है, कई लोगों को लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो उन्हें मैं सिंपली
डबिंग का प्रोसेस बताने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की भी नहीं, बताने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, आपने हेडफोन्स पहने हैं, आपके लेफ्ट ईयरफोन में आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है, राइट में आपको ओरिजिनल ऑडियो सुनाई दे रहा है, सामने एक वीडियो जी स्क्रीन पर सीन शुरू होगा, आपके हाथ में एक पेपर है, उस पर स्क्रिप्ट लिखी है, आपको वहीं बोलना जी है जहां उस कैरेक्टर ने बोला है, वहीं रुकना है जहां कैरेक्टर रुका है, उसी इमोशन को एक्सप्रेस करना है। और साथ में एक इंजीनियर है जो पीछे से बोलेगा, सर माइक थोड़ा क्रॉस हो रहा है, सर लो आवाज आ रही है, सर आपकी हिसिंग आ रही है, सर ब्रेथ आ रहा है। तो ये संभाल के जब आप वो सीन करते हो, दैट इज जी वॉइस डबिंग फॉर अ फिल्म और अ सीरीज और एन एनिमेशन शो। राइट और ये बस इसका एक 1/10 या 1/3 एस्पेक्ट होगा, बिकॉज इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, ऑडियो बुक्स हैं, जी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, टीवी शोज हैं, जी एजुकेशनल मटेरियल है। तो आपको पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब करने के लिए लैंग्वेज पर कमांड होना सबसे पहली और सबसे बिल्कुल जरूरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जी लोगों को लगता है कि बेस आवाज जरूरी है या एक स्पेसिफिक आवाज होगी तो ही लोग बोलेंगे कि ये अच्छी आवाज है, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी आवाज जैसी भी हो, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है इस प्रोफेशन में। क्योंकि अगर एक कार्टून आप देख रहे हो या एक फिल्म देख रहे हो और सबके सब अमिताभ बच्चन की आवाज में बात कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद वो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। हालांकि सबकी आवाजें अच्छी हैं, पर ये तो रियलिस्टिक नहीं है, ये आपकी दुनिया नहीं है। या तो इसीलिए जी हर किस्म की आवाज जरूरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को एक उम्दा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आपकी आवाज कैसी है ये बहुत सेकेंडरी चीज है, आई वुड से। और आप उसे जी पॉलिश भी कर सकते हैं, पर आपकी जुबान कैसी है, आप भाषा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, ये चीजें जरूरी हैं। और ये सीखना जी आप किसी कोर्स वगैरह या वर्कशॉप वगैरह करके इसके बेसिक्स जान सकते हैं, पर जी फिर आप उस पर खुद से कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे वक्त, एटलीस्ट मैंने जब शुरू किया था 12 साल पहले, तब इतने कोर्सेज या क्लासेस वगैरह नहीं थे। इनफैक्ट वॉइसिंग कोई करता है वो क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं था। या मैं खुद अपने घर पर समझा समझा के थक गया था कि ये एक्चुअली एक प्रोफेशन है और यू कैन टेक दिस सीरियसली। तो आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ वीक लॉन्ग वर्कशॉप्स या मंथ लॉन्ग वर्कशॉप्स करके आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि उस स्टूडियो में जाने के बाद माइक पर खड़े रहकर कैसे लगता है। ये हमें ऑन द जॉब सीखना पड़ा था और तब बहुत डर लगता था, क्योंकि या आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहां गलती जी के लिए गुंजाइश नहीं होती थी। तो ट्रू आज आई थिंक बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं लोगों के लिए, बहुत सारे बेहतरीन रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर, जहाँ लोग जिन्हें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से वीडियोस देखकर लोग सीख सकते हैं। सो आई थिंक सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि आप इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन लें, बिल्कुल सीरियसली, नॉट एज अ वीकेंड हॉबी। दैट्स द जी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। या और संकेत ये डबिंग का जो मार्केट है ये किस तरह से बड़ा है आगे और आज किस मुकाम पर है? शुरुआत में बस इक्का दुक्का स्टूडियोज थे जो हॉलीवुड की फिल्मों को हिंदी में डब करते थे। जुरासिक पार्क पहली फिल्म थी, साउंड एंड विजन जी स्टूडियोज ने उसे अंडरटेक किया था। और जी तब एक दौर आया जब बहुत से लोग डब फिल्मों का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये लैंग्वेज बहुत फनी है या या ये कैरिकेचरिश है। पर राइट दो चीजें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो डब फिल्में होती हैं वो हमारे मेट्रो शहरों की ऑडियंस के लिए टारगेटेड नहीं होती। डिस्कवरी के जो शोज होते हैं या जो डब फिल्में होती हैं वो जनरली टारगेटेड होती हैं टाउन्स और रूरल एरियाज की तरफ, जहां उसी फिल्म का मजा लोग उठाना चाहते हैं, पर क्योंकि वो जी इंग्लिश में उस फिल्म को नहीं देख पाते या हिंदी सबटाइटल्स उतनी तेजी से नहीं पढ़ पाते, तो वो डब फिल्मों का मजा उठाते हैं। अब जी वहां से लेकर जब शुरुआत हुई थी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी सीखती गई। आज मैं आई कैन से प्राउडली कि एवेंजर्स एंड गेम जो अभी आखिर में सबसे बड़ी या हॉलीवुड रिलीज हुई थी, विच वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इवन इन हॉलीवुड, तो ट्रू उसका जो हिंदी वर्जन था दैट इज फिनिश्ड एंड फिनेस्ड इन एवरी एस्पेक्ट। तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा सफर हमारी इंडस्ट्री ने भी तय किया है, जिसकी वजह से आज लोग उसे उस नजरिए से नहीं देखते जिससे पहले देखते थे। आज जैसा कि तुमने खुद बताया, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस भी हॉलीवुड डब फिल्म्स कभी कभी लेकर चली जाती हैं। तो इट्स दैट गुड नाउ। या नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर बहुत सारे ओरिजिनल हिंदी शोज को हम यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में डब करते हैं और फिर वो शोज फॉरेन लैंग्वेज में डब होते हैं। तो दैट इज द लेवल दैट वीव रीच नाउ।
So I'd say कि this is a wonderful time for the industry. I'm sorry, मेरी लाइट थोड़ी फ्लिकर हो रही है, really sorry. So I'd say कि ये बहुत ही wonderful time है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो there's no better time. अब it's always growing, it's always progressing. बहुत अच्छा कर रही है I'd say. इसी बात को लेकर हमारे पास कमेंट आ रही है कि क्या ये ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अच्छे से अर्न कर सकते हैं? कमेंट्स में ये पूछा जा रहा है. आप एक ए ग्रेड डॉक्टर भी बन सकते हैं, बी ग्रेड डॉक्टर भी बन सकते हैं, और सी ग्रेड डॉक्टर भी बन सकते हैं. आप एक छोटा सा क्लिनिक किसी गांव में खोल सकते हैं, आप एक छोटा सा क्लिनिक किसी टाउन में खोल सकते हैं, किसी शहर में खोल सकते हैं. पॉइंट ये है कि आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं. मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, एंड थैंकफुली आई हैव बीन एबल टू प्रूव इट थ्रू माय वर्क, कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो और इसीलिए वो चीज करते हो, और उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इन टर्म्स ऑफ कितना भी वक्त लग जाए, आप उस क्राफ्ट को मास्टर कर लो, पैसा आता है, अपने आप आता है. स्पेशली ये इंडस्ट्री एक पल पे ऐसी थी, अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई है, बट व्हेन आई बिगैन ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो मैं आपकी आवाज को किसी और को रेकमेंड करूंगा बाय वर्ड ऑफ माउथ. कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जहां जाकर कोई ये ढूंढे कि 20 साल के लड़के की आवाज चाहिए या कोई ऐसी 4 साल की लड़की की आवाज चाहिए, तो मैं उस डेटाबेस में नाम डाल के ढूंढ सकूं. अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट के क्रेडिट लिस्ट वगैरह आने लग गए हैं. नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज और फिल्में वगैरह, मार्वल वगैरह, डिज्नी हमारे प्रोजेक्ट्स के बाद इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम देना शुरू कर चुकी है. सो दैट इज अ डिफरेंट स्टेज नाउ. बट पहले ऐसा होता था कि अगर आपका काम अच्छा है तो मैं एक स्टूडियो ओनर दूसरे स्टूडियो ओनर या वेंडर से पूछेगा कि यार मेरे पास एक 65 साल के बूढ़े की आवाज करनी है, कौन रेकमेंड कर सकते हो? तो वो उसे बताता था कि मेरे पास किसी ने आवाज की थी और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर कर सकता है, उससे करवा. तो आई बिलीव दैट कि यू हैव टू स्ट्रगल इट आउट. वैसा करोगे वो तो ही तुम एक पॉइंट तक पहुंचोगे जहां लोग कहेंगे हाँ ये बंदा है, ये कर सकता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन इन माय जर्नी. सो पर्सनली आई वुड से एब्सोल्युटली कोई भी फील्ड फाइनेंशियली वायबल तब होगा जब आप पैसों के बारे में सोचना बंद करो और क्राफ्ट के बारे में सोचना शुरू करो. तो वक्त तो लगता है, यू माइट ब्रेक इट इवन इन 1 ईयर. किसी का लक उन्हें 4 साल 5 साल खींच ले, बट इट इवेंचुअली हैज टू हैपन. होता ही है. ये तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और डबिंग इंडस्ट्री, एनी फील्ड आई वुड से, करेक्ट. मतलब ये आपको चांस तो जरूर देती है, बस यही होता है 1 साल में मिलता है, 5 साल बाद मिलता है, मिलता जरूर है, ये मैंने देखा है. जरूर है, बिल्कुल. और आपको वो चांस ग्रैब करना होता है और अपने टैलेंट और अपनी मेहनत से आपको दिखाना होता है, और आप बहुत अच्छा पाते हो. आज तुम मेरे सामने हो, मैंने किया हुआ है, तो हमने भी काफी स्ट्रगल किया है. मैं चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को हम ये चीजें बताएं कि कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल है. जैसे कि सोच लिया हमने कि यस मुझे डबिंग आर्टिस्ट बनना है, और मैं आज घुसा, कल मुझे चांस मिल जाएगा, परसों मैं अपना नाम कमाना शुरू करूंगा, तो वो चीज नहीं है. ये बहुत होता है आजकल, बट जी. सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं ऐसा तो नहीं था कि मैंने पहले से सोच रखा था वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, पर हाँ जब मुझे वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने का मौका मिला तो आई रियलाइज कि दिस हैज ब्रॉट मी इमेंस जॉय. मुझे बहुत मजा आया ये करने में. मुझे अपनी लैंग्वेज स्किल्स, अपनी थिएटर स्किल्स को एम्प्लॉय करने में मजा आया. मुझे वो आउटपुट देखकर मजा आया, मुझे उनकी रिएक्शंस देखकर मजा आया. मैंने जैसे कि कहा था कि उसके 1 साल बाद जब थोड़ा थोड़ा काम आना शुरू हुआ, मैंने स्टूडियो बंद कर दिया, बिकॉज आई डिसाइडेड बाय देन कि अब यही करना है मुझे, यही दिस इज फुलफिलिंग फॉर मी. उसके बाद अगले 5 सालों तक मैंने स्ट्रगल किया. बिकॉज स्टूडियो बंद कर दिया था, मेरी सेविंग्स, फैमिली से थोड़े लिए हुए पैसे वगैरह सब उसमें लगे हुए थे. तो आई ऑलवेज वॉज विद दिस गिल्ट. तो अगले 5 सालों तक क्राफ्ट सीखने के अलावा एक अलग सा गिल्ट लेकर मैं हमेशा चलता, नहीं रिक्शा नहीं करते, बस से जाते हैं, नहीं बस क्यों करनी है, चल के जाते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई यूज्ड टू सुभाष स्टूडियोज वगैरह जो हैं, ब्लू व्हेल स्टूडियोज वगैरह हैं, मैं वहां पे वो एनिमेशन किया करते थे, तो मैं वहां जाके बकायदा रहा हूँ. आई वुड स्टे देयर, पूरा दिन आर्टिस्टों को डब करते देखता था. फिर रात को सुभाष वल्लभ होते थे तो उनसे कहता था कि यार छोटे छोटे कैरेक्टर्स करवाओ मुझसे, मुझे प्रैक्टिस करनी है. तो आई हैव लिटरली डन दैट. मैं वहां रहा हूँ, दिन भर लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को देखा है, एंड देन आई हैव काइंड ऑफ ट्राइड टू प्रैक्टिस ऑन माय ओन. मैंने
फिल्म वगैरह में क्राउड्स किए हैं, there's a huge group of people जो क्राउड्स करते हैं सिर्फ, तो मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने टेली ब्रांड्स में काम किया है जिसका लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट मैं वो भी कर चुका हूँ। क्योंकि एक पॉइंट पर ना मैंने मेंटली ये डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद एक स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बाद कोई भी किस्म का वॉइस प्रोजेक्ट हो, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या तुम ये कर सकते हो, तो मेरा जवाब हाँ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने हाथ धो के मैं उसके पीछे पड़ गया कि मुझे सब कुछ सीखना ही है। तो मैंने हर चीज में सीखने की कोशिश की, उस फील्ड में एंटर करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा, वॉइस ओवर्स में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिल्म्स, रेडियो है जैसा कि तुमने कहा, ऑडियो बुक्स वगैरह, और हर एक की एंट्री लेवल अलग है, हर एक का अप्रोच अलग है, हर एक में आपको आवाज अलग तरह से इस्तेमाल करनी है। तो लाइक आई सेड, इट्स नॉट इजी। लॉट ऑफ पीपल गेट डिसअपॉइंटेड कि वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जो उन्होंने सोचा था। पर अगर आप सक्सेस सोचकर किसी फील्ड में आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ये सोचकर आ रहे हैं कि मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो अप्रोच बहुत अलग हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। संकेत, मैं जानना चाहूंगी, जो ये हमेशा अलग अलग जो है अप्रोच है डबिंग, जैसे ऑडियो बुक्स का हो गया, लाइव फिल्म्स का हो गया, एनिमेशन का हो गया, ये क्राफ्ट और ये अप्रोच कैसे अलग होता है, हमारे व्यूअर्स को बताओ ना। जैसे कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट फिल्म वगैरह कर रहे हैं जो कंपनीज के लिए होती है, वो बहुत न्यूट्रल टोन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप IVRs भी सुनते हैं, किसी कंपनी को या बैंक को आपने फोन किया तो अगला मैसेज सुनने के लिए 1 दबाएं, तो मैं बहुत कंट्रोल तरीके से बात कर रहा हूँ। आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। फ्लाइट्स पर जब आप अनाउंसमेंट सुनते हैं, दीज आर वेरी कंट्रोल्ड, नो इमोशन इनपुट्स। अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ तो मैं बहुत वैकी हो सकता हूँ। मेरा नाम है ह्यूमंगसौर, लेकिन मैं तो भोले हूँ। तो एनिमेशन में जरा नो रूल्स। मैं एक बड़ा सा कैरेक्टर है पर उसकी आवाज बहुत पतली सी हो सकती है, और एक छोटा सा कैरेक्टर है पर वो एकदम, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा, क्या कर लेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनिमेशन कैरेक्टर्स। अब रही बात फिल्मों की, या जब मैं बेयर ग्रिल्स वगैरह करता हूँ डिस्कवरी के लिए, तो उसका अप्रोच अलग है, क्योंकि बेयर ग्रिल्स इज अ रियलिस्टिक थिंग। तो मैं जब बेयर ग्रिल्स कुछ खा रहा है, या कहीं गिर रहा है, या हेलीकॉप्टर से सफर कर रहा है, तो उसकी पर्सनली वहां पर जो उसे एक्सपीरियंस हो रहा है वो ऑडियंस को फील करवाना जरूरी है व्हेन इट इज इन हिंदी। तो अगर हेलीकॉप्टर में बैठा है वो, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी आवाज पर्सपेक्टिव से आ रही है। लाइक, जूली, मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत तेज है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत शोर मच रहा है। नो व्हाट आई मीन? सो दैट इज अ डिफरेंस इन दैट। और सडनली फिर वो कैमरा पर आके, मैं इस जंगल में गया, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे टेंट कहाँ लगाना चाहिए। पीटर तुम्हें सुनाई दे रहा है? पीटर अब पहाड़ पर चढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। तो दिस इज अ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ और पीटर से बात कर रहा हूँ। बेयर ग्रिल्स असल में तो एक्चुअली कैमरा है, और उसके सामने 200 फीट दूर पे पीटर होगा, बट हमें उस कमरे में ही वो क्रिएट करना है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो हमें करनी पड़ती हैं, या जो यू हैव टू फिगर आउट कि मीडियम क्या है, कैरेक्टर क्या कर रहा है, ताकि जब मैं उसे हिंदी में देखूं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में देखूं, जब वो डब्ड कंटेंट है, मुझे ऐसा ही लगना चाहिए कि उसी बंदे ने किया है। दैट इज द ट्रू विक्ट्री ऑफ एन आर्टिस्ट। डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और संकेत, बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि एक अच्छा डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए, इस प्रोफेशन में जाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कौन सा वे पकड़ना चाहिए? जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, कमांड ऑन लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा जो 2-3 चीजें और जरूरी होती हैं मेरे हिसाब से, वो होती है वॉइस एक्टिंग। वॉइस एक्टिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉइस एक्टिंग से ही आप हर वो इमोशन अपनी ऑडियंस में जनरेट कर सकते हो जो कैरेक्टर पर वो देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो वो एक सेट पर होते हैं, दे आर ऑलरेडी इन कॉस्ट्यूम, उनके हाथ में प्रॉप्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो एक्टर्स हैं वो उन्हें क्यूज दे रहे हैं, लाइंस दे रहे हैं, एंड द एनवायरनमेंट इज देयर। पर यहाँ आप एक बंद कमरे में हो, कोई बोल रहा है कि आपके कैरेक्टर कि कोई रिश्तेदार मर चुका है, या आपको किसी के साथ फाइटिंग करनी है, या कॉमेडी सीन चल रहा है, आप किसी बिल्डिंग से कूदने वाले हो,
ये आपके सामने कुछ नहीं है, आपके सामने एक पोडियम है जिस पर एक कागज है और एक स्क्रीन है जिस पर आपको वो दिख रहा है, तो वो इफेक्टिवली क्रिएट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और जैसा कि मैंने कहा, एक कान में आप सुन रहे हो सर क्रॉस हो जाओ, सर आवाज लो हो रही है, या दूसरे कान में इंग्लिश सुनाई दे रहा है, अपनी आवाज सुनाई दे रही है, फिर पता चलता है अच्छा स्क्रिप्ट में मुझे मार्क भी करना पड़ेगा कहीं पे क्योंकि उसने बोलते बोलते पॉज ले लिया है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन दे हैपन, तो वो सीखना और वो समझना बहुत जरूरी है। तो विच इज व्हाई आई थिंक कि ये एक स्किल है। धीरे धीरे आप इसलिए वॉइस एक्टिंग बहुत अहमियत रखती है बिसाइड्स लैंग्वेज कंट्रोल एंड प्रोनाउंसिएशन। और एक बात आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो बताना रह गया कि हर कोई जो होता है, फिर चाहे आप सिंधी हो, महाराष्ट्रियन हो, बंगाली हो, हर किसी का अपना एक रीजनल एक्सेंट होता है। मैं उसी पर आ रही थी, बिल्कुल। जी जी, करेक्ट। सो देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, हम लोग बात करते हैं इस पे इफ यू वांट। जी जी, नहीं बस वही पूछ रही थी कि जैसे मैं सिंधी हूँ और हर एक भाषा का खुद का जो एक्सेंट आता है, वो उसको कैसे निकालें, क्या एक्सरसाइज करें, वो क्या प्रैक्टिस करें। जैसे मैं सिंधी हूँ, मुझे पता है मेरे जो एक्सेंट के वर्ड्स हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे ड़ है, ज है, वो अलग आ जाती है, हमारी हिंदी में वो सुन्नी आ जाती है। तो ऐसे अलग अलग भाषा वाले क्या एक्सरसाइज करें, क्या प्रैक्टिस करें? बहुत खूबसूरत देश है हमारा, तो हर कोई जिस प्रांत से आता है वो वहाँ की भाषा अपने साथ लेकर आता है। पर अगर मैं कोई इंग्लिश फिल्म हिंदी में देख रहा हूँ तो मुझे वो हिंदी में सुननी है, अनलेस एक कैरेक्टर को हमने गुजराती, सिंधी या महाराष्ट्रियन बनाया है। तो मेरे साथ भी ये होता था शुरुआत में, सबके साथ होता है, क्योंकि रीजनल एक्सेंट हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। हम अपने रीजन के लोगों से बात करते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं, फिर सडनली न्यूट्रल हिंदी में बात करना इज एन एलियन कॉन्सेप्ट। उसमें फिर कुछ वर्ड्स हो ही जाते हैं, जैसे मराठी में र और ट वाले वर्ड्स बहुत हार्ड हिट करते हैं हम। तो मैं एरोप्लेन बोलूंगा, मतलब द र विल बी रियली हार्ड, ट विल बी रियली हार्ड, जैसे कि तुमने कुछ वर्ड्स पॉइंट आउट किए। वैसे बंगालीज के लिए अलग हैं, तमिलियंस के लिए अलग हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये रियलाइज करना है कि आप जब हिंदी बोल रहे हो तो कौन से वर्ड्स पर आपका इशू हो रहा है। सो आई वुड कॉन्शियसली वर्क ऑन मेकिंग ट एंड र साउंड सॉफ्ट। ड, ट, र ये मराठी में बहुत हार्ड प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली शुरुआत में बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया, और मैं हमेशा एक छोटी नोटबुक रखता था अपने पास चीजों को, कोई वर्ड नया सुनने मिल गया या प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, तो देन आई वुड ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ दैट। तो वो वर्ड्स कैप्चर करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो तुम जानती हो तुम्हारी भाषा की वजह से कौन से वर्ड्स हैं, मैं जानता हूँ कि मराठी की वजह से कौन से लैंग्वेज वर्ड इश्यूज हैं। तो वैसे अपनी रीजनल लैंग्वेज की वजह से कौन से शब्द हैं जिन पर जो हिंदी में अटपटे साउंड करते हैं, वो पकड़ना पहले सबसे जरूरी है। फिर उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो कॉन्शियसली। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ट वाले साउंड या र वाले साउंड वाले वर्ड्स मेरे लिए डिफिकल्ट हैं एज अ महाराष्ट्रियन, तो मैं ट और र से भरे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाऊंगा, एरोप्लेन, मार्केट, इंफॉर्मेशन। तो उसमें मैं र र र बहुत अगर हार्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई वुड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, एंड देन आई वुड प्रैक्टिस दोज। फिर मैं वो वर्ड्स लाउडली बोल रहा हूँ और फोर्थ फिफ्थ राउंड के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ अब मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है। जब तक ये लिख के जोर से बोला ना जाए कभी ये रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले उन्हें टारगेट कीजिए, फिर उन साउंड्स की लिस्ट बनाइए। जनरली दे आर साउंड्स, नॉट जनरली वर्ड्स, वो साउंड्स ही होते हैं। उन साउंड्स से जुड़ने वाले जो शब्द हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और फिर बस उन्हें उन पर न्यूट्रली फोकस कीजिए एज अ लिस्ट, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए बार बार। और ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं सभी से कहता हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। कोई भी हिंदी का टेक्स्ट, फिर चाहे वो एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो, कोई किताब में कोई परिच्छेद हो, उसे जोर से पढ़िए, प्रेफरेबली खुद से, और उसके बाद किसी को सामने बिठाकर उसमें इमोशन डालने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट राउंड डेड रीडिंग, उसके बाद धीरे धीरे उसमें इमोशन डालिए, उसके बाद उसमें मॉड्यूलेशन अप डाउन कीजिए डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे इंटेंसिटी डालनी है, कहाँ कम करनी है। और यही करते करते बस आपकी भाषा सुधर जाएगी। ओनली दिस। मैं तो कुछ और रेकमेंड भी नहीं करता कि द होल बेसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज कि हमारी आदत नहीं है टेक्स्ट को जोर से पढ़ने की, और वॉइसिंग में हमें वही करना पड़ता है। हम मन में पढ़ते हैं, as all of us do, किताबें हो, न्यूज़पेपर्स हो, हम सब मन में पढ़ते हैं, because that is how it works. वॉइसिंग में इसका उल्टा करना है। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप अपने मुंह से जब अपनी आवाज पहली बार सुनते हो, बहुत लोग कॉन्शियस हो जाते हैं
उन्हें लगता है अरे ये बहुत अजीब साउंड कर रही है, ये नहीं ये अलग है। So to get that voice which you, वो बहुत वक्त लगता है। आज भी एज वॉइस आर्टिस्ट हम दोनों को पता है ये बात, कई बार अपनी आवाज खटकती है। अब वो बहुत कम होने लगा है मेरा। आई एम नाउ मोर अनसेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस देन माय वॉइस। पर वो शुरुआत में बहुत होता था कि अरे यार ये काफी बार ऐसा होता है, काफी बार ऐसा होता है कि हम स्टूडियो से जब बोलते हैं तो हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं। करेक्ट, हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिस्ट और जो डबिंग डायरेक्टर बैठता है, सुपरवाइजर बैठता है, उसको पता चलता है कि नहीं ये गलत आ रहा है, लेकिन हम रीटेक्स पर रीटेक्स देते हैं और लगता है कि नहीं। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी चीज है। शायद तुम्हारे वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। हमारे व्यूअर्स अगर सब सही सुन पा रहे हो संकेत को, तो जरा कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दो मुझे। संकेत की आवाज अगर बराबर आ रही है फ्रेंड्स, तो एक थम्स अप दे दो, तो ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। और संकेत, मुझे ना कमेंट्स में आ रहा है कि साउथ के हीरो की आवाज तुम कैसे बने? ये आलू अर्जुन के लिए तुम्हें कैसे आया? एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सीडेंटली। एक स्टेज थी जब साउथ टू हिंदी फिल्म्स ऑलरेडी चलती थी टीवी वगैरह पर। बहुत प्रोमिनेंटली तो नहीं, पर चला करती थी। और फिर अचानक एक दौर आया जब डेटा बहुत इजीली अवेलेबल हो गया लोगों के मोबाइल फोन्स पर। बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए जो पूरी की पूरी फिल्में दिखाना शुरू कर चुके थे। तो लोगों को उन फिल्मों का एक्सेस बहुत इजीली मिल गया। इसके अलावा जो अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि वेंडर्स ने, जिनके पास, जो प्रोड्यूसर्स थे या जो कंपनीज थी जो डब करवा रही थी, उनके पास राइट्स थे कि वो फिल्म को एडिट भी कर सकते थे। तो उन्होंने गाने हटाना शुरू किया। फिल्म में अननेसेसरी सीन्स हैं तो उन्हें हटाना शुरू किया। तो ये 3 घंटे की 3.5 घंटे की फिल्में 1.5 घंटे में आने लगी। तो लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अचानक बढ़ गई। और उस वक्त मैंने कुछ पॉपुलर वॉइसेस जैसे अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, सूर्या वगैरह की कुछ फिल्में की थी। और लकीली लोगों को वो बहुत पसंद आई। और सेटमैक्स जैसे कुछ चैनल्स थे जो लगातार दिखा रहे थे। तो वो दौर ही ऐसा आया कि बहुत सारी फिल्में अचानक आ गई, क्योंकि कुछ फिल्मों ने इतनी पॉपुलैरिटी कमा ली कि सडनली देयर वाज दिस इन्फ्लक्स। तब से लेकर आज तक देयर इज नो स्टॉपिंग। मतलब वो एक अलग इंडस्ट्री अपने आप में बन गई है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर सराई नोडू जब मैंने की थी अल्लू अर्जुन की, तो मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे कि इट बिकेम द फर्स्ट हिंदी डब्ड फिल्म टू क्रॉस 100 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, जो किसी हिंदी फिल्म का भी रिकॉर्ड नहीं था उस स्टेज तक, विच इज ह्यूज। और लोग लंदन, नेपाल, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से मैसेजेस भेजते हैं कि सर हमने वो फिल्म देखी और हमें बहुत पसंद आई। एंड दैट इज ह्यूज। आई थिंक कि इतनी रीच है आपके काम की, ये रियलाइज करना भी इज अ मोरल बूस्ट फॉर एन आर्टिस्ट एक्चुअली। तो आई एम रियली ग्लैड एंड लकी। तो वो दौर ही ऐसा आया कि कुछ आज हिट हो गई तो कुछ एक और एक्टर ट्राई कर लो, एक और एक्टर ट्राई कर लो। ऐसे करते करते आई थिंक इट्स अबाउट 14 या 16 एक्टर्स की मैंने साउथ टू हिंदी फिल्म्स में वॉइस दी है। मोर देन आई थिंक 150 फिल्में कुछ हो चुकी हैं। सो वही मैंने एवी में भी दिखाया। 80% ऑफ साउथ एक्टर्स को तुमने आवाज दी हुई है, और वो इसीलिए मैंने एवी में ये डाला था कि लोगों को पता चले कि 80% बहुत होता है साउथ के एक्टर्स को तुम्हारी आवाज देना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। ये तुम डिजर्व करते हो यार, तुम डिजर्व करते हो। ओके, तो कुछ टेक्निकली लोग पूछ रहे हैं कि पिच को हम कैसे चेंज करें, और कोई पूछ रहा है कि हम ऑडियो मॉड्यूलेशन कैसे करें। तो ये जरा थोड़ी टेक्निक्स अगर उनको बता दो। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आगे जुड़ने वाले हैं जो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो ये टेक्निकल जो थोड़ी चीजें हैं वो उन्हें बता दो। तो पिच की बात करते हैं। पिच बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक हाई पिच होता है, एक लो पिच होता है। और मैं ये ज्यादा टेक्निकल जाने की कोशिश नहीं करूंगा ताकि सबके समझ में आ जाए। हाई पिच वो होता है जहां आप जोर से चिल्ला रहे हो और किसी को दूर से बुला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल
अरे राकेश क्या कर रहा है यार, जल्दी आ। दिस इज अ हाई पिच। और इसके बनिस्बत अगर मैं कहूँ राकेश यार क्या कर रहा है तू, जल्दी आ जा, दिस इज अ लोअर पिच। अब ये दोनों पिच हर किसी में होते हैं, हर किसी की आवाज में होते हैं। आपको रियलाइज ये करना है कि कौन सा पिच कहाँ यूज करना है। जनरली हाई पिच इज कंसिडर्ड टू नॉट बी अट्रैक्टिव टू योर ईयर्स, सुनने में थोड़ा खटकता है हाई पिच। लो पिच लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए अमिताभ बच्चन या बैरिटोन आवाजें जो होती हैं वो लोगों को पसंद आती हैं। अब ये क्रिएट कैसे करना है, ये ब्रीदिंग पर डिपेंड करता है। और मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक लोगों को वॉइस से रिलेटेड टिप्स देने के लिए कुछ वीडियोस शुरू किए थे। पर सबसे बेसिक चीज उसमें ये है कि लोग सांस गलत तरीके से लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम पेट अंदर खींच लेते हैं, पर यह गलत है। हमें डायफ्रामेटिकली जब ब्रीदिंग करना होता है, हमारा डायफ्राम हमारे चेस्ट के नीचे होता है, अगर हमें डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग करना है तो जब आप सांस अंदर लो तो उस हवा को हमारे अंदर भरने के लिए पेट बाहर आना चाहिए। अगर आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर चला जाएगा। ये जब आप करोगे तब आप करेक्ट ब्रीदिंग करोगे। इसके बाद उस ब्रेथ के सहारे आप बेटर प्रोजेक्शन कर सकते हो, बेटर ब्रेथ कंट्रोल होगा तो लंबे सेंटेंसेस बोल पाओगे, पिच वेरिएट कर पाओगे। पर हाँ, बहुत लोग लो पिच में बात कैसे करनी है ये पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेस कम करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आप अपने चिन को चेस्ट की तरफ लाओगे तो थोड़ा ज्यादा पिच लो हो जाता है। दिस इज अ ट्रिक। हालांकि इस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, बट दिस इज जस्ट अ ट्रिक कि अगर मैं तुमसे ऐसे बात करूं और अगर मैं तुमसे ऐसे बात करूं तो वो पिच का फर्क तुम्हें रियलाइज होगा। तो चिन को चेस्ट तक लाना इज अ हैक और अ टिप आई कुड से, टेम्पररीली ये करने के लिए। ओवरऑल अगर आपको अपनी डेप्थ बढ़ानी है वॉइस की तो ओम का रियाज करना या हमिंग करना, जैसे ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते वक्त या ओम करना, ये ग्रेजुअली करते रहने से आपके बॉडी, जो वॉइस की बॉडी है जो कहते हैं हम लोग, वो वॉइस की बॉडी इंप्रूव होगी और आपका बेस जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी मिथ है ये कि सिगरेट वगैरह पीने से बेस बढ़ता है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं लोगों से कह के थक गया हूँ कि वैसा कुछ नहीं होता। तो प्लीज डोंट गो डाउन दैट रोड। एक्सरसाइजेस करने से आराम से इम्प्रूवमेंट नजर आती है। सो डोंट गो डाउन दैट रोड प्लीज। कमेंट आ रही है, तुम्हारी कोई भी फेवरेट सीरीज या कोई भी फेवरेट कैरेक्टर की आवाज निकाल के बताओ। बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स वगैरह हैं। आई वुड से बेन 10 में एक रेंज थी एलियंस की जो मैंने की थी, जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो बेन 10 के कुछ एलियंस थे, जैसे ह्यूमंगसॉर है जो मेरा नाम है ह्यूमंगसॉर, और अचानक फिर एक स्पाइडर मंकी है जो बोलता है स्पाइडर मंकी। फिर एक गूप है जो बहुत अजीब सी आवाज है, जो है आप उस चीज को नीचे रख दो तो हम बात कर पाएंगे। So these were some of the voices that I had done for them. रेडियो में we had created a character which was generically एक बूढ़े से इंसान है और सांस लेने में तकलीफ है उन्हें और वो बात करने की कोशिश करता है। तो उन्हें क्रिएट करने के वक्त मैंने बेसिकली व्हाट आई डन वाज, हम इनहेल करते हैं और फिर बात करना शुरू करते हैं उस हवा के जरिए। तो इस आदमी को जनरली, बिकॉज आई वांटेड टू शो एज और तकलीफ दिखानी थी, तो एक्सहेल करने के बाद कोई हवा बचती नहीं है फेफड़ों में, फिर वो बात करना शुरू करता है। तो ही स्पोक समथिंग लाइक, अरे तुम लोगों को समझ में कब आएगा, बूढ़े आदमी के पास देखना जरूरी है। So those are tricks actually. एक बार आप ब्रेथ कंट्रोल सीख जाओ तो एवरीथिंग एल्स काइंड ऑफ फॉल्स इन प्लेस। डेडपूल वगैरह कह रहा है, तो डेडपूल की आवाज वाज वेरी क्लोज टू माय नेचुरल वॉइस। रायन रेनल्ड्स द फिनोमिनल एक्टर, उसकी कुछ 3-4 फिल्में करने का मुझे मौका मिला है। आई रियली लव हिम बिकॉज वो बहुत इम्प्रोवाइजेशन करता है। तो डेडपूल की आवाज इतनी फास्ट पेस डायलॉग डिलीवरी है उसकी, संकेत। ये फिल्म मैंने खुद थिएटर में देखी है और मैं हैरान थी कैसे, हाउ यू मैनेज्ड। So we had a lot of basically वो फिल्म एक रिस्क थी जो स्टूडियोज ने उठाई थी। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि वो फिल्म बिजनेस कर पाएगी
और जो पॉपुलैरिटी उस फिल्म को मिली, कल्पेश वगैरह साउंड एंड विजन स्टूडियोज में ही वो डब हुई थी, और हमने हर लाइन के लिए 3 जोक्स 4 जोक्स तैयार किए थे, और दैट फिल्म वाज लिटरली, मतलब एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 3 बार हम पूरी फिल्म डब कर चुके थे, क्योंकि इतने सारे जोक्स हमने खुद क्रिएट किए थे। तो उसकी आवाज काफी नेचुरल वॉइस से मिलती जुलती है, जैसे मेरा नाम पूल है, डेड पूल, पर तुम मुझे डेड कह सकती हो, यानी मरा हुआ, something like that. So he just had a lot of modulation, but my own natural voice, and that became really popular. So I'm really glad that ran off. True. तुमने डेडपुल 1 में तो बहुत कमाल किया था। मैंने जब पढ़ा था डेडपुल सेकंड जो आई थी, जिसको वरुण धवन ने डब किया था, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे पता है जो डबिंग आर्टिस्ट कर सकते हैं वो एक्टर्स नहीं कर सकते। और उसकी रिजल्ट भी आ गई थी। जो डेडपुल 1 जितनी हिट हुई उतनी डेडपुल सेकंड पार्ट नहीं। It's quite unfortunate। अभी I mean honestly speaking, मेरा एक ऐसा केस था जो बहुत फेमस हुआ, बट ऐसा बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है, एंड I mean in a way it's not an appealing trend। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब ऐसी ऑडियंस कम्युनिटी इकट्ठा हो गई है जो वॉइसिंग आर्टिस्ट को पहले सपोर्ट करती है। सो दे आर सपोर्टिंग द क्राफ्ट, नॉट द फेस। और ये आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमारी जीत है। आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट देयर आर सो मेनी फैंस हु लव एंड अप्रिशिएट द क्राफ्ट सो मच, हमारे काम को इतना एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए उठकर फिर नया कुछ करने का और मन करता है, क्योंकि लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट भी है, यस ऑफ कोर्स संकेत। एक और आ रही है डिमांड तुम्हारे लिए। अल्लू अर्जुन की आवाज बोल रहे हैं कि एक बार सुना दो। अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग है बहुत फेमस है, तो लकी द रेसर का डायलॉग मुझे लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा, लेकिन मुझे ये नाम सुनकर ये नाम सुनकर मेरा दिमाग घूम जाता है। मुझे बस लकी कहो, कॉल मी लकी। तो ऐसा कुछ तो है, वो हमेशा थोड़ा गुस्से में होता है अल्लू अर्जुन। So he was one of those actors जिसकी वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आई थिंक साउथ टू हिंदी में इज one of the most leading number puller in the game and a lot of fans। तो उनकी आवाज करने का मौका मिला, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को लोगों तक पहुंचने का मौका मिला। आई एम रियली ग्लैड। It's true। Okay, अब वक्त हो गया है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राहुल, दिवाकर और बलबीर सिंह। अगर वो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गया है। हाय। हेलो। हाय, तुम अपना नाम बताओ और क्या संकेत सर से पूछना चाहते हो? हेलो संकेत सर, am I audible? Yes, you are. Hi sir, myself राहुल दिवाकर। हाय राहुल। सर मेरे कुछ सवाल थे आपसे जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग जो है डबिंग को एज अ हॉबी समझते हैं जी, और मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो मतलब डबिंग आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि ये छोटा सा काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि ये बहुत ही बड़ी टैलेंट होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। तो कभी आपने ऐसे कुछ फेस किया है सेम, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी कर सकता है? यार बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि जब आप उन्हें समझाने जाओ, तो अगर मैं टेक्निकली तुम्हें बताऊं कि डॉक्टर क्या करता है तो तुम बोल दोगे यार दवाई देता है। तो मैं जब तुम्हें कहूं कि वॉइस आर्टिस्ट क्या करता है तो वो बस माइक के सामने खड़े रहकर बोलता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार बोलना तो है, उसके पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या डिफिकल्टी है। विच इज वाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि डबिंग जब आप करते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। आपको इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करनी होती हैं कि वो उतना ईजी नहीं हो जाता फिर कि आप बस माइक के सामने खड़े रहकर बोल रहे हो। आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप विजुअल देख रहे हो, आप इमोशन मैच कर रहे हो, आप पॉजेज मार्क कर रहे हो, आप अपनी आवाज हैंडल कर रहे हो, आप उस आवाज को उस आवाज के साथ मैच कर रहे हो। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक आई सेड, मैं उन्हें सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ, पर ये एक ऐसी चीज है जो बताने से नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बस इसी बात से इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करते थे कि उन्हें किसी ने कहा था कि आपकी आवाज अच्छी है, आप ट्राई क्यों नहीं करते। तो उन्होंने ट्राई किया, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो डबिंग के स्टेज तक पहुंचकर ड्रॉप कर दिया था उन्होंने इस पूरे फील्ड को, बिकॉज दे कुडंट हैंडल इट।
वो रियलाइज नहीं होता बाहर खड़े रहकर कि ये, ऐसा लगता है कि हाँ बोल रहा है बस बंदा, पैसे कमा रहा है, क्या मैं भी कर सकता हूँ, आवाज तो अच्छी है। आवाज अच्छी होना बस एक फैक्टर है, उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हो। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल नीड टू स्लोली रियलाइज, और अब आ रहा है वो रियलाइजेशन भी आ रहा है आई थिंक। सो आई एम रियली ग्लैड तुमने ये सवाल पूछा है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। जी सर आपका इतना लंबी जर्नी रही आपका डबिंग इंडस्ट्री में, तो आज तक का ऐसा कौन सा आपको ऐसे कैरेक्टर टफ पड़ा है कि जिसके लिए आपको वॉइस बार बार ट्राई करनी पड़ी, मतलब आपको ऐसा लगा कि उस कैरेक्टर के साथ मेरी वॉइस बैठ रही नहीं है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ? कैरेक्टर के साथ वॉइस बैठती नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि मुझे हर कैरेक्टर करना है, पर बोलते हैं कि बैठ जाओ, तुम सब नहीं कर सकते, एक करके तुम्हें घर जाना है। तो मुझे मेरा मन करता है कि सब करूं, पर अब वो धीरे धीरे आई बिगन टू रियलाइज कि यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन द वॉइस दैट यू आर मोस्ट सूटेबल फॉर। तो जैसा कि मैंने कहा था करियर की शुरुआत में, क्योंकि मैंने 10 एलियंस की अलग अलग रेंज की आवाजें ट्राई की थी, तब मुझे खुद को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। पर इंजीनियर्स बढ़िया थे, राइटर्स बढ़िया थे, डायरेक्टर बढ़िया था, तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए इसलिए यूजफुल था क्योंकि मुझे अपनी रेंज पता चली। वरना घर बैठे बैठे आप कभी सोचोगे नहीं कि आप किसी एलियन की आवाज दोगे, तो आप कभी ट्राई भी नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगी। तो ये एक जरूरी पॉइंट था आई थिंक, जो मुझे जूली को भी बताना था कि हर आर्टिस्ट को अपनी लैंग्वेज और अपनी वॉइस एक्टिंग के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि उनकी रेंज क्या है। जैसे जूली है, वो एक छोटे बच्चे की आवाज दे सकती है, पर उसके अलावा वो एक एक टीनेजर की आवाज, एक मिडिल एज वुमन की आवाज और एक ओल्ड वुमन की आवाज भी कर सकती है। तो ये उसकी रेंज है। मैं 18-17 से कम की आवाज नहीं कर पाता, फेक लगती है, मैंने कोशिश की है। सो हर एक आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उनकी रेंज क्या है। मैं मिमिक्री नहीं कर सकता, मिमिक्री अपने आप में एक अलग आर्ट है। बहुत लोगों को लगता है मिमिक्री और वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। मिमिक्री में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मिमिक्री में अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वो सेलिब्रिटी या वो स्टार मेरे सामने खड़ा है, जो बहुत मुश्किल है कन्विंस करवाना किसी को। सो मिमिक्री मैं उसे छोड़ ही देता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं गा नहीं सकता हूँ, बहुत लोगों को लगता है गा भी सकते हैं अगर आवाज अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हालांकि गाया है, डिज्नी की फ्रोजन फिल्म में गाया है, और सुनिधि चौहान सामने थी और मैंने 1000 बार मना किया, फिर भी मुझसे गवाया गया। तो 2 डायरेक्टर्स आके अपना सर फोड़ कर चले गए। पर सो आई एम सेइंग कि आपको अपनी आवाज, अपनी लिमिट्स पता होनी जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स उठाओगे, अलग अलग टेक्स्ट उठाओगे। वो टेक्स्ट मुश्किल हो तो और भी अच्छा, वो कैरेक्टर्स डिफिकल्ट हो तो और भी अच्छा। जब आप डिफिकल्ट चीजें करके प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडियो में आने के बाद 4 लाइनें जो आपके सामने होंगी वो बहुत आसान लगेंगी, आप उन्हें बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप आसान चीजों पर काम करके स्टूडियो में जाओगे तो सब कुछ मुश्किल लगेगा। सो दैट इज आई थिंक समथिंग दैट्स सॉर्ट ऑफ अ टेक अवे जो हम सबको पता होना चाहिए। Yes, sir. One more request. Okay. Say Rahul. सर शिनचैन की वॉइस में मुझे एक लाइन बोलिए ना। यार शिनचैन मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, पर तो शिनचैन की आवाज निकालना मेरे लिए तुम मिमिक्री करवा रहे हो मुझसे। शिनचैन मेरा कैरेक्टर नहीं है, तो एग्जैक्टली तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट दैट्स द होल पॉइंट कि वो मेरा कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज वो मेरी रेंज नहीं है। शिनचैन इज अ वेरी थिन, जो जूली आई थिंक विल नेल इट, बट आई विल नॉट बी एबल टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। ट्राई करने की बात करूं तो होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं राजू की करती हूँ, मुझे बोलते हैं छोटा भीम की आवाज निकाल के बताओ ना। वो मैं नहीं निकाल सकती, होता मैं ही है, राजू की मैं नहीं कर निकालती सकता हूँ। हूँ। एग्जैक्टली। और ये भी एक बहुत जरूरी बात है जो जूली कह रही है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे अडल्ट को भी ये लगता है कि नहीं बच्चे का कैरेक्टर है तो बच्चा ही कर रहा होगा। पर इनफैक्ट बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स के लिए अडल्ट्स प्रेफर किए जाते हैं जो बच्चों की आवाज निकाल सके, क्योंकि वो लंबे सेशन कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्शन बेटर दिया जा सकता है। तो बच्चों की आवाज बच्चों से करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे सेशंस करते हैं, उन्हें स्कूल संभालना होता है, वो शायद मूडी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। तो शिनचैन की आवाज मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे शिनचैन का कैरेक्टर आए तो मैं उसे मिमिक करने के लिए उस पर थोड़ी मेहनत करूंगा, उसे उसकी लाइंस बार बार सुनूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि मैं नेजली कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अरे आप समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई विल वर्क ऑन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इट्स अ प्रोसेस मेरे लिए।
कोई जब नया कैरेक्टर आता है तो इट्स प्रोसेस कि मैं उसको नाक से बोल रहा हूँ, गले से बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, या डायफ्रामेटिकली बोल रहा हूँ, कहाँ सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो दैट इज द प्रोसेस। तो वो समझना बहुत जरूरी है। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे सवाल किए आपने, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल। संकेत, मैं एक व्यूअर्स को ये तुम्हारे थ्रू बताना चाहूंगी कि आवाज को मॉड्यूलेट कैसे करते हैं। बेसी आवाज करना है तो कैसे करना है, नेजल आना है, लाना है आवाज में, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये दो चार जो हम मॉड्यूलेट करते हैं आवाजों को, वो कैसे किया जाता है एक जी। तो बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि आवाज गले से आती है, आवाज गले से आती है। ये बहुत रफ चीज है बोलने वाली कि आवाज गले से आती है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से बात करते हैं और ये बहुत फनी लगता है सुनने में, लेकिन इजीली पता चल जाता है जब कोई नेजली बात कर रहा है। अगर मैं आपसे नेजली बात करूं तो आपको रियलाइज हो जाएगा, और मैं नेचुरली भी ऐसे बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरा आवाज ही ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, है ना। और ऐसा भी होता है बहुत लोग का कि मैं हर बात में ऐसा हवा निकल जाता है ऐसा मुंह से और आवाज ऐसे ही आता है। और कुछ लोग का तो ऐसा होता है कि थ्रोट पे एकदम एफर्ट डाल के बात करना पड़ता है, क्या बोलेगा बोलो। बट दीज आर नेचुरल पीपल, ये आपके इर्द गिर्द हैं। इन सबकी आवाज गले से नहीं आती, किसी की नाक से आती है, कोई एक्सहेल करते वक्त बात कर रहा है, कोई थ्रोट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन देकर बात करता है, शायद उन्हें गले की तकलीफ हो, शायद कुछ और हो। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द कैसे कैरेक्टर्स हैं। हर कोई सेम बात नहीं करता। तो ना नेजली बात करने के लिए मैं थोड़ा सा नेजली बिना हाथ लगाए कर सकता हूँ, पर पहले मैं फिजिकली आई वुड कीप अ फिंगर एंड आई वुड ट्राई इट आउट। अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर करना है जो हेलमेट पहनकर बात कर रहा है तो मैं इमीडिएटली हाथ रख रहा हूँ अपने मुंह पर। जैसा कि मैंने कहा, पर्सपेक्टिव में कोई बात कर रहा है, कोई सडनली चिल्ला रहा है तो मैं माइक से थोड़ा सा पीछे जाकर चिल्लाता हूँ। अगर मुझे बेस में बात करनी है तो मैं माइक के थोड़ा करीब आऊंगा तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रियलाइज कि माइक की पोजीशन क्या है। आप नाक से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस ले रहे हो, गले से बात कर रहे हो, डायफ्रामेटिकली ब्रीथ कर रहे हो। ये चीजें धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप, तो आप और अपना क्राफ्ट को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। निखिल रमन राजपाल पूछ रहे हैं कि बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, हम बेस को कैसे जैसा कि मैंने कहा था कुछ सिंपल चीजें हैं। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो पूरी हवा अंदर आनी चाहिए, आपका पेट बाहर जाना चाहिए, दैट्स डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ब्रीद आउट करते वक्त या तो आप हमिंग कीजिए, या तो आप ओम बोलिए, ओम। यू हैव टू डू दिस, मे बी डू इट 10 times 20 times a day। और ये आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपकी आवाज में सडन इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपको खुद रियलाइज होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने एक हैक बताया था कि आपकी चिन को आपके चेस्ट के आप जितना करीब लाओगे और माइक्रोफोन के जितना करीब आओगे उतना मैं ज्यादा बेस में बात कर सकता हूँ। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज अ ट्रिक। बट हाँ, ये एक्सरसाइज करना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन इन द लॉन्ग रन। ट्रिक तो खैर आपको एक ही बार काम आएगी, बट हाँ, ये एक्सरसाइज करोगे तो नेचुरली आपकी आवाज उतनी इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रू। और एक पूछ रहे हैं कि क्या ठंडी चीजें खाने से गले पर अफेक्ट पड़ता है हमारे वॉइस में? तो वोकल कॉर्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं। एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीम इन टेम्परेचर उनको डिस्कम्फर्ट देते हैं। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग का सेशन है मेरा तो उससे पहले मैं ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी चीज अवॉइड करूंगा। ऑब्वियसली आप कुछ ठंडा थोड़ा गर्म खा पी सकते हैं, पर उससे एक्सेसिवली मत कीजिए। उससे रिकॉर्डिंग के दिन, रिकॉर्डिंग के सेशन से पहले मत कीजिए। जनरली बहुत सारा पानी पीते रहिए व्हेनेवर यू कैन, बिकॉज उससे आपका गला लुब्रिकेटेड रहता है। और दो जरूरी चीजें हैं। एक है, बहुत सारी लोगों को ये आदत है ये करने की, गला साफ करने की। दिस इज रियली रियली बैड फॉर योर थ्रोट। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, बट ये वोकल कॉर्ड को इरिटेट करता है। फिर वोकल कॉर्ड उसे उस इरिटेशन को कवर करने के लिए म्यूकस जनरेट करते हैं, जिससे कि गला और खराब हो जाता है, एंड यू हैव टू कीप डूइंग दैट प्रोसेस। तो वो एक चीज है जो मत कीजिए। एंड सेकेंड जो चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो है हम अक्सर ना विस्पर करते हैं एक दूसरे के साथ, अरे यार वो ना ऐसे बोल रहा था। विस्पर करना चिल्लाने से ज्यादा डैमेजिंग है हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो।
So avoid whispering, avoid clearing your throat. और obviously जोर से चिल्लाना, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स पर या इवेंट्स वगैरह में या किसी पब में आप हैं और म्यूजिक बज रहा है, आप उससे जोर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कीजिए ये चीजें अगर आप अपने आवाज का ख्याल रखना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी कमेंट आ रही है एकता पंजवानी की, जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ। हम सिंधीज बहुत ज्यादातर, जैसे मेरी भी नेजल वॉइस ज्यादा है, तो नेजल टोन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसकी कोई अगर So if you're saying specifically because also सिंधी लोगों में तुम बोल रही हो, इसका ये मतलब है कि उस लैंग्वेज का जो जोर है उसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जो नेजली बोले जाते हैं। इंग्लिश में भी कई सारे शब्द ऐसे हैं जो जिनमें से कुछ शब्द हैं जो नेजली बोले जाते हैं, हिंदी में भी हैं, उसकी मात्रा शायद सिंधी लैंग्वेज में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको ब्रेथ कंट्रोल करके आप मुंह से कॉन्शियसली उन शब्दों को मुंह से बोलने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न बोल रहा हूँ तो मैं न ऐसे भी बोल सकता हूँ और मैं न ऐसे भी बोल सकता हूँ, तो मैं हवा नाक तक पहुंचने ही नहीं दे रहा हूं। अब दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू कैन डू विच इज ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते वक्त यू ट्राई टू से दैट वर्ड इमीडिएटली, न न न न। तो धीरे धीरे यू रियलाइज कि नोज से इफेक्ट कम हो रहा है, मुंह से ज्यादा आ रहा है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली। एंड लाइक आई सेड, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि सिंधी लैंग्वेज में न या नेजल वर्ड्स वाले स्ट्रेस वाले वर्ड्स ज्यादा है, तो तुम्हें उस पर ज्यादा मेहनत है। मुझे इंट्रिंसिकली र और ट वाले वर्ड्स पर ज्यादा मेहनत है। तो हर किसी का अपना एक एक एक्सरसाइज लेवल है जो हमें क्रॉस करके न्यूट्रल हिंदी तक पहुंचना है। ट्रू ट्रू। संकेत, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ रहा है, बलबीर सिंह, जो कुछ सवाल ला रहा है तुम्हारे लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बलबीर। हाय हाय सर, बिग फैन ऑफ योर्स। एंड सर थैंक यू सो मच बलबीर। सर आपकी वर्सेलिटी का ज्यादातर वो सर बहुत ये लगता है कि आपने डेडपूल से लेके एनिमेशन के कैरेक्टर्स सब कैसे किए, कितना मतलब उसमें कितना लॉन्ग गैप है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने अभी विक्सर के साथ एक वीडियो किया था ड्रैगन बॉल जी के पे। जी। तो सर उन्होंने उनके वीडियो में बताया था कि उन्होंने मोरो की आपको जो स्टोरी थी वो आधी बताई थी और आपने खुद का एडप्ट किया था उसमें। और आप जो उसमें सर वीडियो जो मैंने देखा है, मतलब आपने इतना अच्छे से सब कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस किया, तो सर आपने कैसे मतलब खुद से कैसे वो फील लाया? तो ये बहुत अच्छा सवाल है बलबीर। मैं इस पे क्लैरिफाई इसलिए करना चाहूंगा कि लोगों को जिन्हें पता नहीं है, मैंने रिसेंटली एक कॉमिक बुक है, मांगा जिसे बोलते हैं, मैं कॉमिक बुक कहूंगा तो बहुत एनिमे कम्युनिटी मारेगी मुझे, पर मांगा जिसे बोलते हैं, जो जापानीज कॉमिक्स होती हैं, उसमें ड्रैगन बॉल जी नाम के सीरीज के ऊपर मैंने हाल ही में एक रीडिंग की थी। इट वाज लाइक अ स्टोरी रीडिंग बेसिकली। और ये बात सही है क्योंकि मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ इतने क्लोजली, तो विक्सर ने मुझे उसका ब्रीफ दिया था। उसने मुझे बताया था कि हर कैरेक्टर का एक बिहेवियर ट्रेट क्या है। मोरो फिलहाल एक विलन है जो अग्रेसिव है, बीरस एक गॉड है जो इरिटेटेड है, जो वेजिटा है जो कुछ सीख रहा है और जो अब पावरफुल बन के वापस आ रहा है। तो ये ट्रेड्स उसने मुझे बताई थी। और जैसा कि हम एनिमेशन कैरेक्टर्स ओरिजिनल एनिमेशन जब करते हैं, जैसे गुरु भोले हो या जो इंडियन एनिमेशन है फॉर एग्जांपल, जो क्रिएट यहाँ होता है, तब हमें इसी तरह के ब्रीफ्स दिए जाते हैं। हमें कैरेक्टर कैसा दिखता है ये बताया जाता है, उसकी एवरेज एज वगैरह क्या है या उसके मैनरिज्म्स क्या है, ये जनरली बताए जाते हैं। तो इतना अगर मुझे मिल जाए तो उसके बेसिस पर मैं एक कैरेक्टर क्रिएट कर पाता हूँ। And that happens with obviously with experience with the flavor of the manga, जो अग्रेसिव है, जिसमें फाइट हो रही है। तो मोरो ऑब्वियसली एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। उसकी आवाज में क्या कर रहे हो यार वेजिटा, यार तुम यार संभालो यार, मतलब सो आई कांट डू दैट, वो एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो गॉड्स हैं, जो एंजल्स दिखाए हैं, अगर मैं उनका अरे यार मजा नहीं आ रहा है यार, क्या कर रहा है यार, ये कैसे लड़ रहा है, मैं ऐसे करूंगा तो तुम अग्री नहीं कर पाओगे, है ना। सो आई हैव टू स्टे विद इन अ स्पेसिफिक बाउंड्री, बट उसमें मैं उसे कितना मॉड्यूलेट कर सकता हूँ वो करने की मैंने कोशिश की। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जो मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ लोगों को, कि कोई भी एक रैंडम सा पिक्चर उठा लीजिए किसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग में से, और आप इमेजिन कीजिए कि उसकी आवाज कैसी है या कैसी हो सकती है। देयर आर नो रूल्स इन एनिमेशन, विच इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बट वही मैंने करने की कोशिश की, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इतने लोगों को वो पसंद आया। सो थैंक यू सो मच बलबीर उसके बारे में बात करने के लिए। और सर और एक क्वेश्चन था, सर गोकू आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, सर ओलंपिक्स में भी उनको आइडल माना है, मतलब एक आइकन की तरह। तो सर इंडिया के जो भी
ड्रैगन बॉल जी के जो भी फैंस है सब सर चाहते हैं कि संकेत सर गोकू का वॉइस करे, तो सर वो हमको देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे अब मैं ना खुद से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मुझसे हो पाती है एनिमे के बारे में या अवेयरनेस लाने की, या कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंटेंट दिखे, क्योंकि मैं फैन हूँ एनिमे का। तो मैं वॉइस करूँ नहीं करूँ, मुझे देखना है वो टीवी पे, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, और अगर लाइक आई सेड मेनी टाइम्स, अगर कहीं पता चलता है कि वो हो रहा है या उसकी ऑडिशन हो रही है, तो आई विल डेफिनेटली गो एंड ट्राई आउट, बिकॉज आई वुड लव टू वॉइस फॉर स्टार्ट एनिमे हिंदी में, फिर से कोशिश करनी है मुझे भी। सो थैंक यू सो मच बलवीर, बहुत बढ़िया सवाल थे, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, बिग फैन। थैंक यू बलवीर। ओके संकेत, मैं बस लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए ये बोलना चाहूंगी कि क्या ये सच में उतना ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और क्या स्ट्रगल, क्या मुश्किलातें उनको आएंगी, ये उन्हें जरा बता दो। ये क्राफ्ट है, हर क्राफ्ट की तरह इस क्राफ्ट में भी सबसे पहली चीज जो आपको होनी चाहिए वो इस क्राफ्ट के बारे में पैशन। अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और फिर मुझे क्रिकेटर बनना है तो बात बनती है, अगर मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो बात नहीं बनेगी। मैं वॉइसिंग के बारे में जानकर अगर मुझे लगता है कि हाँ ये एक ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जो मैं करना चाहता हूँ, तो कूद पड़िए। It is a viable profession obviously, but more than that it'll give you immense joy, बहुत satisfaction, बहुत मजा आता है। मैं आज भी उतना ही एक्साइटेड होता हूँ एक नई रिकॉर्डिंग के लिए जितना मैं 12 साल पहले होता था, कि आज कौन सा कैरेक्टर होगा, क्या नया करने मिलेगा। तो मेरे लिए मेरा पैशन मुझे ड्राइव करता है। सबसे पहली चीज वही है कि इसे पैसों में मत तोलिए। इनफैक्ट किसी भी क्राफ्ट में जब आप जाएं तो प्लीज उसे पैसों में मत तोलिए, शुरुआत वहां से मत कीजिए। पैसा अपने आप आएगा, बस पहले अपने आप पर काम कीजिए। सो लाइक आई एम सेइंग, स्ट्रगल पीरियड किसी का शायद 1 साल हो, किसी का 3 साल हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप होमवर्क कितना करके आए हो। अगर मैं अपनी लैंग्वेज सुधार के आया हूँ, अगर मैं अपनी आवाज पर काम करके आया हूँ, तो मेरे पहले प्रोजेक्ट में ही मैं सीधा ग्राउंड के बाहर सिक्सर मार दूंगा। पर अगर मैं वहां आकर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो प्रोसेस उतना लंबा होगा। तो अब क्योंकि मैं ये, जैसे कि आप लोगों ने ये बहुत बढ़िया सेशन लिया है, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इंडस्ट्री कैसी है या इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब अगर मैं जान गया हूँ कि मुझे यही करना है, तो 1 साल शायद मैं वक्त लेकर खुद पर मेहनत करूँ, खुद की आवाज सुधारूं, लैंग्वेज सुधारूं, एक्सेंट में न्यूट्रलिटी लाऊं, अलग अलग कैरेक्टर्स जो मैं कर सकता हूँ उनका पता लगाऊं, सैंपल्स वगैरह बनाऊं। फिर 1 साल बाद आई शुड जस्ट गो आउट एंड हैमर माई सेल्फ। तो फिर देन दैट वर्क्स। अगर मैं सोचूं कि आवाज अच्छी है, एक आध 3 दिन का कोर्स कर लेता हूँ, माइक पे कैसे खड़े रहना है पता चल जाएगा, मंडे से शुरू हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो उतना ही काम मिलेगा जितना कि आप जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा। तो दैट इज द बॉटम लाइन इन दिस इंडस्ट्री। ट्रीट इट लाइक यू वुड एनीथिंग एल्स एंड you'd get that much amount of respect and fame from it. Yeah, true. व्यूअर्स, अगर संकेत मात्रे का आपका ये वॉइसिंग का सेशन आपको पसंद आया हो तो इंस्टाग्राम पर संकेत मात्रे ऑफिशियल, राइट संकेत? जी या उसको फॉलो कीजिए, कमेंट्स डालिए, लाइक कीजिए और संकेत को फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको संकेत से। और संकेत, तुम्हारी तरफ से अब क्योंकि सेशन खत्म होने की कगार पर आया हुआ है, तो मैं चाहूंगी तुम्हारी तरफ से अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहो तो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर फील्ड में जो आर्टिस्ट होते हैं, अब उन्हें धीरे धीरे थोड़ा सा रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। बट ये एक ऐसी घड़ी है कोरोना वायरस की वजह से कि बहुत सारे आर्टिस्ट मुश्किल में हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं। एंड सो अगर आप, आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियली उनकी मदद कीजिए जो भी, पर जितना हो सके उनके आर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज हमारे लिए मॉरल सपोर्ट खाना या पैसे से ज्यादा जरूरी है। तो आप जितना प्यार देंगे हम उतनी ताकत के साथ लौटेंगे। एंड होप टू मीट यू अगेन एंड शो यू आवर वर्क एंड गेट सम मोर अप्रिसिएशन। जूली, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंधु सखा संगम और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मोग्राफी में मुझे लोगों से जुड़ने का मौका देने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संकेत, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बस सिंधु सखा संगम FB पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी
के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। तो हमारा कल का फिल्मोग्राफी का सेशन है सिंगिंग पर, जिसमें हमारे बॉलीवुड के सिंगर पीयूष मेरोलिया जी आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। मिलते हैं संकेत। थैंक यू सो मच संकेत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो व्यूअर, आप कल जुड़ना मत भूलिएगा हमारे सिंधु सखा संगम FB पेज पर और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के YouTube चैनल पर। तब तक मिलते हैं।